आकाश नशे में की गई अपनी गलती के लिए वानी से माफी मांगता है, जिस पर वानी उसे माफ कर देती है। तभी आकाश को पता चलता है कि ये सब किया कराया रूपाली का था, तो उसे रूपाली के ऊपर बहुत गुस्सा आई। लेकिन इससे पहले वो रूपाली के खिलाफ कुछ कदम उठाता, उससे पहले ही वानी ने आकाश को रोक दिया। आकाश वानी को देख रहा था। तभी किसी ने उनके रूम का दरवाजा खटखटाया, जिसे सुनकर वानी दरवाजे की तरफ देखने लगी। इससे पहले वानी कुछ बोलती आकाश खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चला गया। आकाश जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर एक 25 साल की लड़की खड़ी थी, जिसने बिजनेस शूट पहना था और उसके हाथों में कुछ बैग्स थे। आकाश को देखकर उस लड़की ने झुककर आकाश को ग्रीट किया और आकाश को बैग्स देकर चली गई। आकाश बैग्स लेकर अंदर आया। वानी कंफ्यूज नजरों से आकाश को देख रही थी। तभी आकाश चलकर वानी के पास आया और वानी को बैग देते हुए कहा, जाओ तुम जाकर नहा लो। जिसे सुन वानी अपना सर हाँ में हिलाती है और आकाश के हाथ से बैग ले लेती है। उसके बाद वानी खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बाथरूम में चली गई। जैसे ही बाथरूम में पहुंचकर वानी ने पहला बैग खोलकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें आसमानी रंग का सुंदर अनारकली सूट था जिसमें सितारे जड़े थे। वो दिखने से ही बहुत महंगा लग रहा था। वानी तो उसे देखती रह गई थी। तभी उसकी नज़र दूसरे बैग पर गई, जिसके मेकअप का सामान और कुछ मेडिसिन थी। दवाई देखते ही वानी की नज़र अपने निशान पर गई, जिसे देख वानी ने गहरी सांस ली और फिर नहाने लगी। नहाने के बाद वानी तैयार हुई और बाथरूम से बाहर आ गई। वानी ने देखा कि आकाश बाहर बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आकाश ने वानी को देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आसमानी रंग के शूट में वानी बहुत सुंदर लग रही थी। आकाश को सब स्लो मोशन में दिख रहा था। तभी वानी आकर आकाश के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? वानी की आवाज से आकाश अपने होश में आया। उसने खड़े हुए अपना सर नामे हिलाकर बोला, कुछ नहीं। इतना बोलकर आकाश रूम से बाहर निकल गया। वही पीछे खड़ी वानी उसे चुपचाप जाता देख रही थी। आकाश के ऐसा बर्ताव उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि आज पहली बार आकाश शांत था। वानी समझ नहीं पा रही थी। तभी अपने ख्यालों को झटककर वानी आकाश के पीछे पीछे चली गई। दोनों जाकर आकाश की कार में बैठ गए। आज का आकाश खुद चला रहा था। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद रघुवंशी पैलेस। आकाश की कार सीधा पैलेस के सामने आकर रुकी। तभी आकाश में कहा, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। जिसे सुन वानी थोड़ा हैरान थी, क्योंकि आकाश उसे बिना परेशान किए ऐसे ही जाने दे रहा था। तभी वानी बिना बोले कार से नीचे उतर गई और उसके नीचे उतरते ही आकाश वहां से बिना कुछ बोले चला गया। वानी ने आकाश के ऐसे बर्ताव की कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन आकाश को ही पता था कि उसके दिल में पर क्या बीत रही थी। वही दूसरी तरफ फार्म हाउस में अमन और आदि तीनों हॉल में बैठे थे, जो परेशान दिख रहे थे। तभी आदि सोफे से खड़े होते हुए गुस्से में बोला, यार 1 घंटा हो गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं? जिस पर सोम बोला, सर ने तो कहा था कि वो कुछ देर में आ जाएंगे। तभी अमन दोनों को रिलैक्स होने के इशारा करते हुए कहता है, जस्ट चिल ब्रॉस, आ जाएंगे, इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? तभी उन्हें बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन जैसे ही तीनों पीछे पलटे तो उन्हें वहां से आकाश अंदर आते हुए दिखा। वो काफी गुस्से में दिख रहा था, जिसे देख 1 मिनट के लिए तीनों शॉक थे। वो तीनों आकाश को देखने लगे। तभी आकाश चलकर उनके पास आया और सोफे में बैठ गया।
आकाश को गुस्से में देखकर तीनों को डर लग रहा था। अमन आदि को अपनी आंखों से इशारा करके आकाश के गुस्से के बारे में पूछता है, जिस पर आदि अपने कंधे उचका देता है। कुछ देर की खामोशी के बाद आदि ने थोड़ा डरते हुए आकाश से पूछा, यार क्या हुआ? तू इतना गुस्सा क्यों है? आदि के इतना पूछते ही आकाश गुस्से में अपने सामने रखी कांच की टेबल पर जोर से हाथ पटक देता है, जिसके ऐसा करते ही टेबल पर लगा कांच टूट जाता है। वही आदि, अमन और सोम आकाश को इतने गुस्से में देखकर डर गए थे। वही आकाश के हाथ से खून बहने लगा था। तभी आदि खड़ा हुआ और आकाश का हाथ पकड़कर घबराते हुए बोला, तू पागल हो गया क्या? उसके आगे आदि सोम से बोला, सोम जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। आदि के इतना कहते ही सोम फौरन अंदर भाग गया। वही अमन और आदि दोनों के चेहरों में परेशानी दिख रही थी, लेकिन आकाश के चेहरे पर दर्द की सिकन तक नहीं थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी। आकाश को खोया देख आदि परेशान होकर खुद से बोला, ना जाने कल रात में क्या हो गया। वो अभी बोल ही रहा था कि तब तक सोम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। आदि जल्दी से सोम से बॉक्स लेता है और कॉटन निकालकर उससे आकाश के हाथ का खून साफ करने लगा। आकाश शांत बैठा था। आकाश को देख अमन परेशान होकर बोला, भाई क्या कुछ हुआ है? आकाश अमन की बात को इग्नोर करके सोम से बोला, रूपाली जहां भी है उसे ढूंढ कर निकालो। आकाश की बात सुनकर सब समझ गए कि जरूर रूपाली ने हो कुछ किया है। तभी सोम बोला, ऑक्स। तब तक आदि ने आकाश के हाथ में पट्टी बांध दी और बोला, क्या हुआ, हमें कुछ बताएगा भी? आदि की बात पर आकाश बोला, उसने कल रात मुझे ड्रग्स देकर सिड्यूस करने की कोशिश की थी। जिसे सुन तीनों हक्के बक्के रह गए। तभी अमन परेशान होकर बोला, इसका मतलब उस मेकअप की दुकान ने आपकी इज्जत लूट ली। अमन की बकवास सुनते ही आकाश उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। वही आदि गुस्से में अमन को देख रहा था। आदि अपने मन में बोला, इस बेवकूफ को लगता है आज ही मरना है। तभी आकाश ने अमन से कहा, अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम्हारी जीभ काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। आकाश की धमकी सुनकर अमन का गला सूखने लगा। तभी आदि ने कहा, तू उसे छोड़, वो तो गधा है, और आगे बता क्या हुआ? आकाश में गहरी सांस ली और बोला, वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी कि तभी वानी वहां आ गई और उसने मुझे उससे बचा लिया। आकाश की बातें सुनते ही उनकी आंखें बड़ी हो गई। आदि एग्जाइटेड होकर बोला, आगे क्या हुआ? जिस पर आकाश ने कहा, वही जो नहीं होना चाहिए था। इतना बोलकर आकाश उदास हो गया। वही आकाश की बात सुनकर तीनों सिंह गए कि आगे क्या हुआ होगा। आकाश आगे बोला, मेरी वजह से वानी हर्ट हुई। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। तभी कुछ सोचकर आदि ने बोला, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने जो भी किया नशे में किया। कुछ की बातों के बाद अमन बोला, उस चुड़ैल रूपाली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस पर आकाश ने कहा, उसकी जरूरत नहीं, उसका क्या करना है वो वानी देखेगी। उससे पहले हमें उसके पीछे का मास्टरमाइंड ढूंढना है, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं कि वो अकेले सब कुछ प्लान करेगी। आकाश की बात सुनकर तीनों का चेहरा गंभीर हो गया। तभी आदि बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ होगा? जिस पर सोम ने बीच में कहा, शायद सर का शक सही है, क्योंकि मुझे पता चला था कि सर के राइवल उनके ऊपर नजर रखे हैं। जिसे सुन आकाश कोल्ड आवाज में बोला, मुंबई चलने की तैयारी करो। आकाश की बात सुनकर अमन बोला, लेकिन भाई हमें मुंबई से आए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है और इतनी जल्दी दोबारा वापस। अमन उदास दिख रहा था। रघुवंशी कॉर्पोरेशन का मैं ऑफिस मुंबई में है, जिसकी छोटी ब्रांच पूरे इंडिया में फैली है। आकाश वहीं से काम करता था, लेकिन अमन की शादी के कारण सबको जोधपुर आना पड़ा। अमन को उदास देख आकाश बोला, कल ही सब मुंबई के लिए निकलेंगे।
जिसे सुन अमन बोला, क्या भाभी भी हमारे साथ चलेंगी? जिसे सुन आदि अमन को छेड़ते हुए बोला, साले सीधे सीधे क्यों नहीं पूछता कि तू अपनी वाली की बात कर रहा है? जिस पर अमन झल्लाते हुए बोला, समझदार को इशारा ही काफी होता है। कुछ देर चुप रहकर आकाश बोला, हाँ वो भी हमारे साथ चलेंगी। उसके बाद आकाश खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसकी कस लेते हुए बोला, अब टाइम आ गया है उसे दिखाने का कि अगर वो खुद को जंगल का शेर समझता है तो मैं भी उस जंगल का सवा शेर हूँ। आकाश की बातें सुनकर आदि खड़ा हुआ और बोला, मैं कल के लिए जेट तैयार करवाता हूँ। इतना बोलकर आदि वहां से चला गया। आदि के जाने के बाद अमन भी चला गया। अब सोम और आकाश ही बचे थे। तभी आकाश सोम से बोला, रोहन कापड़िया की क्या खबर है? सोम ने कहा, वो अभी हाल में होने वाले बिजनेस इवेंट की तैयारी कर रहा है। जिस पर आकाश बोला, नजर रखो उस पर, वो जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होगा। जिस पर सोम अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, ऑक्स। दूसरी तरफ रघुवंशी पैलेस, वाणी और साक्षी दोनों दादू के साथ बैठी थी। तभी वहां कविता जी रूही और मीरा के साथ आती है। जिसे देख दादू खुश होते हुए बोले, बड़े दिनों बाद आज आपको टाइम मिला है। जिस पर कविता जी दादू के पैर छूकर बोली, काम ही इतना रहता है कि टाइम जे नहीं मिल पाता। वही रूही दादू के पैर छूकर वाणी और साक्षी के पास चली गई। तभी दादू बोले, और सब ठीक है? कविता जी बोली, जी। वो रूही वापस मुंबई जाने की जिद कर रही थी तो सोचा पहले उसे यहाँ सबसे मिलाने लेती आऊं। जिसे सुन दादी मुस्कुराकर बोले, ये आपने बहुत सही किया, कम से कम इसी बहाने हम अपनी एक और बेटी से तो मिल लिए। तभी वाणी खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए सबसे बोली, हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं। इतना बोलकर वाणी किचन में जाने लगी। तभी उसके पीछे पीछे रूही भी बहाना बनाकर चली गई। वही अब हॉल में दादू, कविता जी, मीरा और साक्षी बैठी थी। तभी अमन भी वापस आ चुका था। सब साथ में बैठे बातें कर रहे थे। जिस पर अमन को पता चला कि रूही भी मुंबई जाने वाली है। जिससे उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और वो मुस्कुराने लगा। अमन शरारती मुस्कान मुस्कुराकर बोला, रूही भी मुंबई का रही है तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या आकाश ढूंढ पाएगा असली मास्टरमाइंड को? क्या होगा जब सब मुंबई जाएंगे? क्या वाणी आकाश के दिल का दर्द समझ पाएगी? और अमन के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। कविता जी रूही और मीरा को लेकर रघुवंशी पैलेस दादू से मिलने आई थी, जहां सब मिलकर बातें कर रहे थे। तभी देव भी वापस आ जाता है और उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है। जिस पर देव को पता चलता है कि रूही भी मुंबई जाने वाली है। जिसे सुन देव के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। जिसे छुपाकर देव कविता जी बोला, काकी सा कल हम सब भी मुंबई जा रहे हैं तो क्या हम रूही को अपने साथ लेकर चले जाए? जिसे सुनकर दादू बोले, ये अचानक से मुंबई जाने का प्लान कब बन गया आपका? जिस पर अमन बोला, वो दादू प्लान मेरा नहीं भाई का है, और आप तो जानते हैं उन्होंने एक बार जो कह दिया समझो वो पत्थर की लकीर हो गई। जिसे सुन सरस्वती जी मुस्कुराकर बोली, हाँ आखिर गया भी तो अपने दादू पर है। सरस्वती जी की आवाज़ सुनकर सब एक साथ पीछे पलटकर देखते हैं तो पीछे से सरस्वती जी आ रही थी, जिन्होंने सिंपल वाइट साड़ी पहनी थी जिसमें गोल्डन वर्क था। सरस्वती जी को देखकर सबके चेहरों पर बड़ी मुस्कान आ गई। सरस्वती जी को देखकर साक्षी, कविता जी और मीरा तीनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सरस्वती की सोफे पर बैठते हुए बोली, बेटा बाकी सब कहाँ गए? जिस पर साक्षी बोली, जी माँ अपने मायके गई है और वाणी भाभी किचन में है। जिस पर सरस्वती जी मजाक करते हुए बोली, भाई अब तो निर्मला के मजे है, दो बहुएं जो आ गई है घर संभालने के लिए।
अब बस हमारी बहू भी जल्दी से आ जाए। जिसे सुन कविता जी मुस्कुराने लगी। तभी साक्षी खड़ी हुई और बोली, हम किचन में देखकर आते हैं। मीरा, क्या आप भी हमारे साथ चलोगी? जिस पर मीरा खड़े होकर साक्षी के साथ जाने लगी। वही अमन उन्हें जाते देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों के जाने के बाद अमन एक नज़र किचन की तरफ देखता है, फिर सरस्वती जी से बोलता है, ग्रेनी आप चिंता मत करो, बहुत जल्द आपकी बहू भी आ ही जाएगी। जिसे सुन सरस्वती जी उदास होकर बोली, काश बेटा आपकी बात सच हो जाए, लेकिन उस आदि का हम क्या करें, वो तो शादी के नाम से ही दूर भागता है। जिसे सुनकर कविता जी बोली, काकीसा हमने आपको बताया नहीं, लेकिन रूही भी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। इतना बोलकर दोनों उदास हो गई। जिसे देखकर अमन चहकते हुए बोली, अगर आप दोनों हाँ कहे तो मेरे पास इसका एक आइडिया है। उसकी आंखों में चमक दिख रही थी। वही अमन की बात सुनकर दोनों एक्साइटेड होकर एक साथ बोली, कैसा आइडिया? तभी अमन दोनों को अपने पास आने का इशारा करता है। दोनों अपने अपने कान अमन की तरफ कर लेती है। तभी अमन धीमे से बोलता है, क्यों ना हम उन दोनों को एक दूसरे से फॉल इन लव करवा दे। उसके बाद तो खुद आप दोनों से शादी के लिए मिन्नतें करेंगे। जिसे सुन सरस्वती जी बोली, तुम आदि को जानते हो, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। जिस पर अमन उन्हें समझाते हुए बोला, अरे आप मेरी बात समझ नहीं रही। देखो, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे तो फिर दूसरी बात तो बीच में आएगी ही नहीं ना। जिस पर सरस्वती जी बोली, लेकिन वो कैसे होगा? अब तो दादू भी अमन की बातों में इंटरेस्ट लेने लगे थे। वो अमन के पास आकर बैठ गए और बोले, हमें भी बताओ। दादू की एग्जाइटमेंट देखकर अमन ने आगे कहा, देखो अभी हम सब मुंबई जा रहे हैं, आप रूही को भी हमारे साथ भेज दो, उसके आगे का मैं देख लूंगा। अमन की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। तभी कुछ देर सोचने के बाद कविता एक अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए रूही को मनाएगा कौन? जिस पर अमन बोला, आप बस हाँ कहिए, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अमन का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर कविता जी हाँ बोल देती है। उनकी हाँ सुनते ही अमन के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। अमन खुश होते हुए बोला, अब आएगा मजा, जब सीधे साधे भाई को मिलेगी तीखी छुरी। जैसे भाभी कहते हुए अमन के चेहरे पर मुस्कान थी। वही किचन में वानी सबके लिए पकोड़े बना रही थी और रूही बैठकर उन्हें खा रही थी। जिसे देख साक्षी बोली, ओ मैडम, तुझे यहाँ हेल्प करने के लिए भेजा था और तू क्या कर रही है? जिस पर रूही प्लेट से एक पकौड़ा उठा के खाते हुए बोली, हाँ तो क्या मैं भी उसकी हेल्प ही कर रहा हूँ, पकोड़े खाकर, क्यों जान, सही बोला ना। इतना बोलकर रूही वानी को देखने लगी, लेकिन वानी का ध्यान रूही की बातों पर नहीं था। वानी को खोया देख रूही उसके पास गई और वानी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, ओए वानू, कहाँ खो गई? रूही के हिलाने से वानी होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ क्या हुआ? तभी साक्षी बीच में बोली, वो नहीं, तू बता क्या हुआ तुझे? सुबह से देख रही हूँ, जब से तू वापस लौटी है खोई खोई सी है। क्या कोई बात है? जिसे सुन वानी का खूबसूरत चेहरा उतर गया। वानी को शांत देख रूही बोली, देख वानू, चुपचाप बता क्या हुआ है, वरना मैंने जीजू से जाकर पूछना है। इतना बोलकर रूही वहां से जाने को हुई तो वानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और गहरी सांस लेकर तीनों को सब बता दिया, इसे छोड़कर कि दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे। वानी की बात सुनकर साक्षी और वानी गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी साक्षी गुस्सा करते हुए बोली, उस मेकअप की दुकान की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं जान से मार दूंगी। बता मुझे वो कहाँ मिलेगी मुझे। तभी आगे रूही बोली, उस जैसी घटिया लड़की के कारण सारी लड़कियां बदनाम है, उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
मीरा ने बीच में कहा, वानी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर वानी बोली, यार आकाश मुझसे सुबह से बात नहीं कर रहे। जिस पर साक्षी वानी को समझाते हुए बोली, तू चिंता मत कर, मैं अमन से इस बारे भैया से बात करने को कहूंगी, लेकिन उससे पहले हमें उस चुड़ैल को सबक सिखाना है। जिस पर मीरा बोली, लेकिन वो हमें मिलेगी कहाँ? जिसे सुन वानी, रूही और साक्षी के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। मीरा जिसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। तभी रूही मुस्कुराकर बोली, लगता है अब टाइम आ गया है उन्हें बुलाने का। जिसे सुन वानी ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ आई, हेलो। जिसे सुन वानी बोली, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जिसे सुन फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ओक बॉस, कुछ ही देर में हम जोधपुर में होंगे। उसके बाद कॉल कट गया। कॉल कटने के बाद वानी साक्षी और रूही की तरफ मुस्कुराकर देखती है। जिसे देख रूही बोली, अब रूपाली चाहे चूहे के बिल में ही क्यों ना छुपी हो, उसे हम त्रिवेणी से कोई नहीं बचा सकता। तभी मीरा खुद से बोली, पता नहीं अब ये तीनों क्या करने वाली है। इन्हें देखकर कोई कहेगा कि ये तीनों की तीनों शैतान की नानियां हैं। मीरा अभी सोच ही रही थी, तभी वानी बोली, अब जल्दी से बाहर चलो। इतना बोलकर चारों किचन से बाहर आ गई और उनके पीछे नौकर अपने हाथ में चाय और नाश्ता लेकर आ गए। जिसे देख अमन खुश होकर बोला, वाह भाभी, मेरे फेवरेट पकोड़े। तभी अमन की नज़र जलेबियों पर गई। जिसे देख अमन मुस्कुराकर आगे बोला, और भाई की फेवरेट जलेबी। लेकिन भाई तो यहाँ है ही नहीं, कहते हुए अमन उदास हो गया। जिस पर रूही बोली, जीजू आप उनकी चिंता मत करें, आप आराम से खाए। जिसे सुन अमन बड़े चाव से पकोड़े खाने लगा, लेकिन खाने से पहले अमन चुपके से जलेबियों की फ़ोटो खींच लेता है और उसे आकाश को भेजते हुए लिखता है, हे ब्रो, भाभी ने आपके लिए बहुत टेस्टी जलेबियाँ बनाई है, लेकिन अफसोस आप यहाँ नहीं हो, इसलिए आपके बिहाफ पर उन्हें मैं खाने वाला हूँ। अमन मैसेज के साथ कुछ स्माइली इमोजी भी भेजता है। इसके बाद अमन जैसे ही जलेबी उठकर उसे खाने वाला था कि तभी अमन के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। जैसे ही अमन उसे खोलकर पढ़ता है, उसका हाथ मुंह तक जाते जाते रुक जाता है। उसकी आंखें मैसेज पढ़कर बड़ी हो गई थी। मैसेज में आकाश ने लिखा था, अगर तूने उसकी एक भी बाइट ली तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूँगा। आकाश एक जलेबी के लिए अपने भाई को धमकी दे रहा था। वही मैसेज पढ़कर अमन चौंक गया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अरे मैं बस भाभी की बनाई जलेबी खा रहा हूँ, उसमें इतना वाइल्ड होने वाली कौन सी बात है। अमन अभी बोल ही रहा था कि तभी आकाश का एक और मैसेज आया, आई एम कमिंग फ्रॉम जस्ट 5 मिनट्स। जिसे पढ़कर अमन बोला, वाह भाभी, लगता है आपके हाथ की जलेबी के खाने लिए भाई तो 7 समुंदर पार करके भी आ जाएंगे। अमन की हंसी आ रही थी, साथ में उसे दुख भी था कि वो अपनी प्यारी भाभी के हाथ की बनाई जलेबी नहीं खा पाएगा। सब बातें करते हुए पकोड़े खा रहे थे, तभी वानी जलेबी की प्लेट सबकी तरफ बढ़ाकर बोली, अरे आप सब इसे भी खाए ना। वानी के बोलते ही सरस्वती जी मुस्कुराकर जलेबी उठाने लगी। इससे पहले वो जलेबी उठा पाती, अमन वानी के हाथ से जलेबी की प्लेट ले लेता है। जिसे ऐसा करते देख सब हैरान थे। तभी अमन बहाना बनाते हुए बोला, ग्रेनी आपको शुगर है ना, उसके बाद भी जलेबी खाएंगी। अमन की बात सुनकर सरस्वती जी झूठी हंसी हंसकर बोली, अरे बेटा मैं तो बस टेस्ट कर रही थी। जिसे सुन अमन बोला, ठीक है तो फिर मैं भी आदि भाई को आपके जलेबी खाने वाली बात बता दूंगा, और ये भी आपने शक्कर वाली चाय पी है। अमन की धमकी सुनकर सरस्वती जी का मुंह बन गया। तभी कविता जी बोली, काकी सा शुगर है, हमें तो नहीं, चलिए हमें दीजिए, हम खाकर बताते हैं कि कैसी जलेबी बनाई है वानी ने।
जिस पर अमन खड़े होकर बोला, नहीं, मैं किसी को जलेबी नहीं दूंगा। इतना बोलकर अमन भागने लगा। वही जलेबी की खुशबू से ही सबके मुंह में पानी आ गया था। जब दादी अमन को जलेबी लेकर भागते देखते हैं तो वो मीरा और रूही से बोलते हैं, जाइए, जाकर अमन से जलेबी लेकर आइए, उसके बाद हम मिलकर उसे खाएंगे। दादू की बात सुनते ही मीरा, रूही और साक्षी खड़ी हुई और अमन के पीछे भागने लगी। वही बाकी सब बैठे हंस रहे थे। कुछ देर की भागम दौड़ के बाद अमन थक गया तो वो सीधा डाइनिंग टेबल पर चढ़ गया। जिसे देख रूही बोली, जीजू, इट्स नॉट फेयर, आप अकेले अकेले जलेबी नहीं खा सकते। जिस पर अमन रुवासा चेहरा बनाकर अपने मन में बोला, अरे मैं तो सबके साथ भी नहीं खा सकता, क्योंकि अगर ब्रो को पता चल गया कि भाभी के हाथ की बनाई जलेबी सबसे पहले मैंने खाई तो। इतना बोल अमन के रोंगटे खड़े गए। तभी अमन को दरवाजे से आकाश अंदर आता दिखा। आकाश की देखते ही अमन सबसे बोला, औक औक, सबको जलेबी मिलेगी, लेकिन पहले मुझे नीचे उतरने दो। अमन की बात सुन सब एक दूसरे की देखती है, फिर इशारों में एक दूसरे से बातें करने के बाद साक्षी बोलती है, ठीक है। इतना बोलकर जैसे ही तीनों डाइनिंग टेबल से थोड़ा दूर हुई कि तभी मौका देखते ही अमन टेबल से नीचे कूद गया और आकाश के पास जाकर उसके हाथ में जलेबी की प्लेट रखते हुए बोला, ये लीजिए भाई, मैंने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ आपके लिए जलेबियां बचाई है। कहते हुए अमन जोर जोर से हाफ रहा था। वही अब सबकी नजरें आकाश पर थी। वानी तो अपनी आंखें फाड़कर आकाश को देख रही थी। वही अब आकाश को अमन के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी रूही बोली, जीजू, अगर आप हमें पहले बता देते कि ये जलेबियां आपने बड़े जीजू के लिए रखी है, कम से कम हमें इतना भागना तो नहीं पड़ता। वही कविता जी, सरस्वती जी हंस रही थी। अभी आकाश दादू के पास आया, उसके हाथ के अब भी जलेबी की प्लेट थी। जिसे देख वानी को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक रखा था। तभी आकाश सबके पैर छूता है और बोलता है, दादू, कल हम मुंबई के लिए निकलेंगे। जिसे सुन साक्षी और एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। इतना कहने के बाद आकाश के नजर वानी को देखता है और फिर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। जिसे जाते देख पीछे से दादू बोले, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन कम से कम प्लेट तो हमें देते जाओ। दादू की बात सुनते ही सब उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन तभी सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए आकाश बोला, जलेबी खाने के बाद इसे भेज दूंगा। इतना कहकर आकाश वहां से चला गया और सब उसे मुंह खोले देखते रह गए। वही वानी के चेहरे पर मुस्कान थी। अमन आकाश को देखते हुए अपने मन में बोला, वाह भाई, आप तो बड़े वाले प्रो प्लेयर निकले, जो अकेले ही सब लेकर निकल लिए। उसके बाद सबने कुछ देर बातें करी। फिर सरस्वती जी और कविता जी रूही और मीरा के साथ वहां से चली गई। उनका पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को थक हार कर वानी अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा आकाश कमरे में नहीं था। जिसे देख वानी थोड़ा उदास हो गई। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गई। थके होने की वजह से वानी को नींद आ गई। वानी के सोने के बाद आकाश कमरे में आया। उसने वानी को देखा, फिर अपने कपड़े बदलने बाथरूम चला गया। कपड़े बदलने के बाद आकाश वानी के बगल में आकर लेट गया। आकाश वानी को देख रहा था। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, जान, मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगा। आकाश अभी ये बोल ही रहा था कि तभी वानी ने करवट बदली और आकाश को तरफ अपना चेहरा कर लिया। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिसे आकाश अपने हाथ से हटाता है और वानी को देखते हुए सो जाता है। वही रात में जब वानी की नींद खुली तो वो आकाश को देखती जय जो इससे दूरी बनाकर सोया था। जिसे देख वानी को थोड़ा बुरा लगा, इसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो खुद आकाश के पास गई और आकाश के सीने पर सर रख लिया और उससे लिपटकर सो गई। जोधपुर में
अगले दिन सुबह 10 बजे वानी और साक्षी दोनों तैयार होकर नीचे हॉल में खड़ी थी। वहीं उनके पास कुछ नौकर खड़े थे जिनके हाथों में बड़े बड़े बैग्स थे। तब आकाश, अमन और आदि भी नीचे आ गए, जिन्हें देखकर साक्षी धीमी आवाज में वानी से बोली, लड़की हम हैं और तैयार होने में इन्हें टाइम लग रहा है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। साक्षी की बात सुन वानी उसे चुप रहने का इशारा करती है। तभी अमन चलकर उनके पास आया और साक्षी और वानी के पीछे रखे बैग्स को देखने लगा। बैग्स देखकर अमन की आंखें बड़ी हो गई। वानी और साक्षी के पूरे 30 बैग्स थे, वही अमन, आकाश और आदि के सिर्फ एक बैग्स ही थे। जिन्हें देखते हुए अमन अपने मन में बोला, इनके बैग्स देखकर तो लग रहा है जैसे पूरा कमरा खाली करके ये आई हो। फिर चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, ये आप इतने सारे बैग्स लेकर क्यों जा रही है। अमन की बात पर साक्षी बोली, उसमें हमारा सामान है। एनी प्रॉब्लम। इतना बोल साक्षी अमन को आंख दिखाने लगी, जिस पर अमन फीकी हंसी हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अमन कुछ देर शांत रहकर आगे बोला, वो मैं बोल रहा था अगर कुछ छूट गया हो तो उसे भी रख लो। हाँ, क्योंकि वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। अमन इनडायरेक्टली साक्षी को ताना मार रहा था, जिसे सुन साक्षी खा जाने वाली नजरों से अमन को घूरने लगी, जिसे देख अमन अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर कर खड़ा हो जाता है। वही साक्षी का एटीट्यूड देखकर आदि अपने मन में बोला, सच में शादी के बाद शेर भी चूहा बन जाता है। यही सब सोचते हुए आदि को हंसी आ रही थी। वही वानी आकाश को देख रही थी, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वानी आकाश को देख रही थी। तभी अमन वानी पास आकर बोला, चले भाभी। जिसे सुन वानी मुस्कुराकर बोली, हूँ, और फिर दादू के पैर छूकर सब वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकती है, जिनके रुकते ही कुछ काले कपड़े पहने गार्ड आकर उनकी कार का दरवाजा खोलते हैं, जिससे हमारे दोनों कपल और आदि नीचे उतरते हैं, जिन्हें आसपास के आने जाने वाले लोग देख रहे थे। उसके बाद अब एक साथ एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। वो अंदर पहुंचे ही थे कि सोम उनके पास आ गया और बोला, सर जेट रेडी है। जिसे सुनकर आकाश अपना सर हाँ में हिलाता है और आगे जाने लगता है कि तभी पीछे से अमन उसे आवाज देकर रोकते हुए बोला, भाई 1 मिनट, अभी और भी आने वाला है। अमन की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। तभी आदि अमन को देखकर बोला, हम सब तो यही है, अब कौन आने वाला है। आदि की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अमन के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। वो अपने सामने की तरफ हाथ करके बोला, लो वो भी गई। जब सब अमन के हाथ की तरफ देखते हैं तो वहां सामने से रूही और मीरा चलकर उनकी तरफ आ रही थी, जिसे देखकर वानी और साक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही मीरा को देखकर सोम का दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो। वो बिना पल के झपकाए मीरा को देखने लगा। वही मीरा सोम को वहां देखकर हैरान और कंफ्यूज थी। और हमारे रूही और आदि जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनका मुंह बन गया। रूही आदि को देखते हुए अपने मन में बोली, अबे यार, क्या ये चिलगोजा भी हमारे साथ जाएगा। वही रूही को देखते हुए आदि अपने मन में बोला, ये भूतनी यहाँ फिर से मिल गई। यार, आखिर इससे मेरा पीछा कब छूटेगा। तभी रूही आकर वानी और साक्षी के गले लग गई। तभी साक्षी बोली, ओ तू हमारे साथ जा रही है और हमें बताया भी नहीं। जिस पर रूही साक्षी से अलग होते हुए बोली, यार ये सब मुझे भी कुछ देर पहले ही पता चला। तभी वानी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो और भी अच्छा है, अब हम सब साथ में मिलकर मस्ती करेंगे। इतना बोलकर तीनों एक दूसरे को आंख मारती है, जिसे देख आकाश, अमन और आदि का मुंह खुला रह गया। वही सोम की नजरें मीरा पर थी, जो चुपचाप खड़ी थी। मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था।
जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मीरा अपने मन में बोली, ये छोटा डेविल मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। वही सोम मीरा को देखते हुए अपने मन में बोला, है कितनी प्यारी है ये। सोम अमन को देख रहा था। वो सोम की नज़रों का पीछा करता है और देखता है कि सोम मीरा की देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अमन सोम के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, सोम उसे घूरना बंद करो, वरना बच्ची खामखा डर जाएगी। अमन की बात सुनकर सोम हड़बड़ा गया और जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। जिसे ऐसा करते देख मीरा को हंसी आ गई, लेकिन वो जल्दी ही अपना हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी हंसी छुपा लेती है। तभी रूही को देखे हुए आदि बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर रूही अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर बोली, वो किसी ने मुझसे कहा था कि एयरपोर्ट में आज भंडारा है, इसलिए बस वही खाने आई थी। रूही की बात पर अमन ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, वाह भाभी क्या जोक मारा, मजा आ गया। अमन की बात सुनते ही आदि और रूही उसे घूरकर देखने लगे। तभी आदि अमन से बोला, आजकल तेरी कुछ ज्यादा जवान नहीं चलने लगी है। जिस पर अमन बोला, वो तो पहले भी चलती थी, बस आपने ही ध्यान नहीं दिया। आकाश जो इतनी देर से चुप खड़ा था वो सोम से बोला, सोम लेट्स गो। इतना बोलकर आकाश वहां से जाने लगा। तभी रूही आकाश को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये कितने एरोगेंट है यार, वानी तू कैसे हैंडल करती होगी इनके साथ। रूही की बात का वानी कोई जवाब नहीं देती और बोलती है, हम भी चले अब, बाकी की लड़ाई तुम मुंबई पहुंचकर कर लेना। इतना बोलकर वानी साक्षी और मीरा के साथ आकाश के पीछे पीछे जाने लगी। वही रूही आदि को वार्निंग देते हुए बोली, तुम्हें तो मैं मुंबई में देखते हूँ। जिस पर आदि बोला, क्यों, यहाँ मुझे देखने पर बैन लगा है क्या। जिसे सुनकर रूही चिढ़कर बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर रूही जाने लगी। वही अमन उनकी लड़ाई देखकर मजे ले रहा था। जिसे देख आदि बोला, साले मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब तेरा किया धरा होगा। जिस पर अमन अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, भाई क्या मैं आपको ऐसा वैसा लड़का दिखता हूँ। फिर आगे बोलते हुए अमन बोला, लेकिन कुछ भी कहो आपका दिमाग है बड़ा तेज। इतना बोलकर भाग गया। वहीं अमन की बातें समझते ही आदि गुस्से में चिल्लाकर बोला, अमन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सब सिक्योरिटी चेक इन करके जेट की तरफ बढ़ गए और कुछ ही देर में सब मुंबई के लिए निकल चुके थे। दूसरी तरफ कापड़िया हाउस में एक बड़े से कमरे में डिम लाइट्स जल रही थी। वहीं रोहन अपने दोनों हाथ अपनी पेंट की जेब में डाले खड़ा सामने की दीवार देख रहा था, जिसमें एक लड़की की बड़ी तस्वीर लगी थी, जिसके चेहरे में मुस्कान थी। रोहन अपने कमरे में लगी बड़ी सी फोटो के प्यार से देख रहा था। रोहन के चेहरे पर स्माइल थी, वहीं उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसे रोहन ने ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी हो। अपने सामने लगी फोटो को देखते हुए रोहन बोला, देर से ही सही, लेकिन आखिर तुम मुझे मिल ही गई। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, अब बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी हो जाओगी। ये कहते हुए रोहन के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। रोहन अभी फोटो देख ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। रोहन सामने लगी फोटो को देखते हुए कॉल उठाता है और फोन को कान में लगा लेता है। तभी फोन के दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज आई, सर आकाश रघुवंशी मुंबई वापस आ रहा है। जिसे सुनते ही रोहन के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। तभी उस आदमी ने आगे कहा, उसके साथ उसका परिवार भी था। जिसे सुनकर रोहन बोला, नजर रखो उन पर, और हाँ उसे पता नहीं चलना चाहिए। इतना बोलकर रोहन कॉल काट देता है और सामने लगी फोटो को देखकर बोलता है, आखिर तुम खुद चलकर मेरे पास आ रही हो। अब बस बीच के कांटे को हटाना बाकी है, फिर तुम मेरी और मैं तुम्हारा। इतना बोलकर रोहन जोर जोर से हंसने लगा।
शाम को दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट में सब मुंबई पहुंच गए थे, जहां पहुंचने के बाद रूही सबके साथ एयरपोर्ट से बाहर आ गई, जहां उनके इंतजार में पहले से 7 गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। उसके बाद रूही वानी से बोली, ठीक है वानू, अब हम दोनों चलते हैं। रूही की बात सुनते ही अमन हड़बड़ाते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे, और कहा। अमन की बातें सुनकर सब उसे देखने लगे। तभी अमन अपनी बात को बदलते हुए बोला, अरे मेरा मतलब शाम हो चुकी है और इतनी टाइम तुम लोग कहाँ जाओगी, इसलिए हमारे साथ चलो। जिस पर साक्षी बोली, हाँ अमन सही कह रहे हैं। जिस पर मीरा बोली, थैंक यू, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। जिसे सुन सोम बोला, बस एक ही रात की बात है, कल मैं आपको खुद छोड़ आऊंगा। सोम की बात सुनकर मीरा शांत हो गई। उसकी चुप्पी देख रूही बोली, कोई बात नहीं जीजू। तभी आदि बीच में बोला, अगर उन्हें जाना ही है तो जाने दो, क्यों फालतू में अपना टाइम खोटी कर रहे हो। आदि की बात सुनकर रूही चिढ़कर अपने मन में बोली, मन तो करता है सुई धागे से इसका मुंह सिल दूं, तो जो फालतू की बकबक करते हैं बंद हो जाए, अकदू चिलगो जा कहीं का। तभी आदि बोला, मेरा मुंह सिलने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम चाहकर भी वो नहीं कर सकती। आदि की बात सुनकर रूही हैरान होकर उसे देखने लगी। रूही अपने मन में बोली, इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। तभी आकाश जाकर अपनी कार में बैठ गया और बोला, तुम लोगों की वजह से पहले ही में बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब अगर 1 मिनट के अंदर सब नहीं आए तो अपने लिए ढूंढ लेना कुछ। आकाश की बात सुनते ही अमन और आदि एक दूसरे को देखते हैं और जल्दी से अपनी अपनी वाली को लेकर अपनी कार में बैठ जाते हैं, और वानी आकाश की कार में बैठ जाती है। अब सोम और मीरा बाहर खड़े थे। मीरा अपना मुंह बनाकर बोली, अब मैं किसके पास जाऊं। मीरा ये सोच ही रही थी कि तभी आकाश सोम से बोला, तुम्हें क्या इनविटेशन कार्ड दूं, तब तुम आओगे। आकाश की बात सुनकर सोम डर गया। सोम फिर एक नज़र मीरा को देखता है। वो उदास दिख रहा था। तभी अमन की आवाज आए, ओए रोमियो, अब रो मत दइयो। आकाश सोम को देख